हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इसी अड्डा। स्वागत है आज आपका इस नए वीडियो में। हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमने 3 वीडियो कवर कर लिए हैं। अब आज पढ़ेंगे 8086 का आर्किटेक्चर। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये है यूनिट फर्स्ट का सिलेबस। ये है यूनिट फर्स्ट का सिलेबस, ये है यूनिट फर्स्ट का नाम, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। इसमें हमने जो है 3 वीडियो में यहाँ तक का पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट कवर कर लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ 8086। आर्किटेक्चर में ज़्यादा समय लग जाएगा ये 8086 का, तो ऑपरेशन हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अदरवाइज हम दोनों चीज़ें आज ही कवर कर लेंगे, क्योंकि ये 8086 का जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पढ़ने में कॉम्प्लेक्स है, फिगर इसका बड़ा सिंपल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। तो ये आपको दिख रहा है 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर और ऑपरेशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि आर्किटेक्चर यदि लिमिटेड टाइम में कवर हो जाएगा तो हम इसका ऑपरेशन भी कवर कर लेंगे, अदरवाइज ऑपरेशन दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ए 8086 जो आर्किटेक्चर है ये 8085 से फास्ट है। ठीक है, क्यों फास्ट है उसकी कुछ चीजें लिखी हुई हैं और इसको आसानी से हम समझेंगे। तो 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये कितने बिट माइक्रो प्रोसेसर है? 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। कितने बिट? 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। मतलब एक समय में ये क्या कर सकता है? 16 बिट के वर्ड को एक समय में प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, मान लो आपकी इंफॉर्मेशन है यदि 32 बिट की है, तो इसको वो कितने बार में इसको प्रोसेस करेगा? 2 बार में प्रोसेस करेगा 16 बिट। 16 बिट का मतलब है एक बार में ये 16 बिट को क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। एक बार में 16 बिट को क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। तो यही मैंने ये पहला वाला लिखा है। जो पहला वाला पॉइंट है, इसको यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है कि 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे इंटेल ने 1970 के दशक में क्या किया था? डिजाइन किया था। यह 8086 फैमिली का जो है माइक्रो प्रोसेसर 80 मतलब 86 फैमिली का यह पहला माइक्रो प्रोसेसर है, या कह लो कि पहला मेंबर है। ये X का मतलब है 80 और 86, फिर 80286 386, मतलब ये क्या है? एक फैमिली है, इसमें बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर हैं। लेकिन जो 8086 है ये क्या है? ये इसका पहला मेंबर है। और ये जो 8086 है, तो जिसमें पर्सनल कंप्यूटर्स में उपयोग किया जाने वाला कई पॉपुलर सीपीयू शामिल हैं। ठीक, यह पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला पहला माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, जो कि पर्सनल कंप्यूटर से जो होते हैं पीसीज में यूज किया जाता था। जो 8 बिट है वो क्या है? वो गेमिंग के जो गेमिंग में सपोर्टिंग डिवाइसेस होती हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, 8085 तो वो भी कई चीजों में यूज होता है, लेकिन ये पर्सनल कंप्यूटर में यूज होने वाला 8086 ही माइक्रो प्रोसेसर था। अब देखो ये फास्ट क्यों होता है? तो 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका आर्किटेक्चर क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यानी सिस्क आर्किटेक्चर पे आधारित है। सी फॉर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर ये आधारित है। इसका मतलब है यह इंस्ट्रक्शन की एक वाइड रेंज को क्या करता है? सपोर्ट करता है। एक वाइड रेंज को क्या करता है? सपोर्ट करता है, जिनमें से कई एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में
मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन देने पर ये क्या करेगा, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ये कॉम्प्लेक्स 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 क्यों, क्योंकि एक सिंगल इंस्ट्रक्शन पे ये मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर पर के आर्किटेक्चर पे आधारित है। अब देखो ये तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है ये 20 बिट के एड्रेस बस का यूज करता है। कितना? 20 बिट के एड्रेस बस का यूज करता है, जो 1 MB तक की मेमोरी को क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। 1 MB तक की मेमोरी को क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। मतलब 20 बिट का एड्रेस है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर ये 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। ठीक है, तो ये 2 की पावर 10, तो देखो 2 की पावर 10 जो है ये होगा किलो, और 2 की पावर 10 ये भी किलो। ठीक, तो किलो और किलो मिलके क्या हो जाएगा, मेगाबाइट। तो यानी 1 मेगाबाइट इतने ये क्या कर सकता है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकता है, इतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक है, तो जैसे 2 बिट होती हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4, 4 बिट है तो 16, यानी 2 की पावर 4 यानी 16। तो इतने नंबर ऑफ बाइनरी बनेंगी, अलग अलग बाइनरी चाहिए ना, हर लोकेशन को सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग बाइनरी चाहिए। तो 20 बिट का एड्रेस है, यानी 00000 H से लेकर F F F F F H यहाँ तक के कॉम्बिनेशन ये बनाएगा। हेक्साडेसिमल मिलकर देखो 5 बिट का एड्रेस, 5 बिट का एड्रेस। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। और 16 बिट डेटा बस है जो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी या आईओ डिवाइस के बीच क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करता है, डेटा ट्रांसफर करता है। तो ये बात समझ आई, 2 की पावर 20 ये 1 MB के बराबर होता है, यानी इतनी मेमोरी को क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। और इसमें 16 बिट डेटा बस है जो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी या आईओ डिवाइस, आईओडी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है, वहां से डेटा को लाता है और या माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की डिवाइसेस या मेमोरी में क्या करता है, डेटा ले जाता है। तो डेटा बस जो होती है वो डेटा को कैरी करने का काम करती है। एड्रेस बस क्या करती है, एड्रेस को ले जाती है और उस लोकेशन को क्या करती है, एक्सेस करती है, उस लोकेशन को क्या करती है, एक्सेस करती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका देखेंगे कि इसका आर्किटेक्चर, ये इसका फिगर बना हुआ है, उसके पहले 2-3 पॉइंट और मैंने लिखे हैं जो जरूरी है। अब देखो ये क्या है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है एक सेगमेंटेड मेमोरी आर्किटेक्चर है। कैसा, सेगमेंटेड मेमोरी आर्किटेक्चर। इसकी जो मेमोरी है वो कई सेगमेंट में डिवाइड है, कई सेगमेंट में क्या है बेटा, डिवाइड है, जिसका मतलब है मेमोरी को सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिन्हें सेगमेंट रजिस्टर और ऑफसेट दोनों का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। अब देखो सेगमेंट रजिस्टर क्या होता है बेटा, सेगमेंट रजिस्टर क्या होता है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, तो सेगमेंट रजिस्टर एक सेगमेंट के स्टार्ट को पॉइंट करता है। सेगमेंट रजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, सेगमेंट के स्टार्ट को पॉइंट करता है, जहां से सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है उसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा। जबकि ऑफसेट सेगमेंट के भीतर एक स्पेसिफिक बाइट के लोकेशन को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। यह 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बड़ी मात्रा में मेमोरी एक्सेस करने की अनुमति देता है, जबकि अभी भी 16 बिट डेटा बस का क्या होगा, उपयोग होगा। तो सेगमेंटेड जो रजिस्टर होता है वो सेगमेंट के स्टार्ट को पॉइंट करता है, जबकि ऑफसेट सेगमेंट के भीतर एक स्पेसिफिक बाइट के लोकेशन को स्पेसिफाई करता है। अभी ये आपको समझ आएगा, पहले आप
बस सेगमेंट होता है और सेगमेंट रजिस्टर में उसका क्या होता है, सेगमेंट रजिस्टर में उसकी लोकेशन होती है। तो इतनी बात आपके समझ आ गई, ठीक है। और इससे क्या होता है, बड़ी मात्रा में, ये जो पॉइंट लिखा है 8086 माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, बड़ी मात्रा में मेमोरी को एक्सेस करने की अनुमति देता है। आप देखो ये 4-5 पॉइंट थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए मैंने इन सबको इसमें लिख दिया है। आपका यदि मन नहीं करता है 4-5 पॉइंट को कवर करने का, तो आप इसमें के 3 पॉइंट जरूर याद कर लीजिए। 3 पॉइंट तो ज्यादा नहीं है, इतना तो करना पड़ेगा, तो 3 पॉइंट याद कर। अब देखो जो 8085 सॉरी 8086 जो आर्किटेक्चर है, इसमें क्या 2 स्टेज की पाइपलाइनिंग होती है। 2 स्टेज की क्या होती है, पाइपलाइनिंग होती है। पाइपलाइनिंग से हमें फायदा क्या होता है, पाइपलाइनिंग करने से फेचिंग और एग्जीक्यूशन को ओवरलैप करना, मतलब फेचिंग भी हो रही है एक साथ और क्या एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। 8085 में जो क्या था, सबसे पहले फेच करते थे फिर एग्जीक्यूट करते थे, फेच करते थे फिर एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि एक साथ फेच भी कर रहे हैं, मतलब फेच भी कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस को, मेमोरी से क्या कर रहे हैं, फेच भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये फायदा होता है किससे, पाइपलाइनिंग से होता है। तो ये जो 8086 आर्किटेक्चर है, इसको 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट है बस इंटरफेस यूनिट। पहला यूनिट कौन सा है, बस इंटरफेस यूनिट, BIU। और दूसरा है EU, एग्जीक्यूशन यूनिट। दूसरा है एग्जीक्यूशन यूनिट। अब चलिए देखते हैं इसका आर्किटेक्चर दिखता कैसे है। ये इसका आर्किटेक्चर है। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, थोड़ा सा अब आपको ये पूरा दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब देखो यहाँ क्या है, BIU। ये क्या है, BIU। BIU फॉर बस इंटरफेस यूनिट, EU फॉर एग्जीक्यूशन यूनिट। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, ES है, CS है, ठीक है, और ये SS है, DS है, IP है। तो इनका अलग अलग नाम है। ये क्या है, इनका अलग अलग नाम है। अब देखो ये सब हैं स्टैक रजिस्टर। ये क्या है, स्टैक रजिस्टर। तो अभी हम इसको, अब ये क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू। ये जो 1 2 3 4 5 6 ये है क्यू। ये बेटा क्या है, क्यू है, ये है क्यू। तो अब ये जो है, ये क्या है, सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। ये क्या है, सेगमेंट रजिस्टर हैं। ये सब क्या है, सेगमेंट रजिस्टर हैं। तो अब ये वाला जो है, CS फॉर कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट, ठीक है। ES फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट, और S फॉर स्टैक सेगमेंट, DS फॉर डेटा सेगमेंट, और IP फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, IP फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक। तो इन सब का अपना अपना यूज है, वो अभी बताता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, ये है कंट्रोल सिस्टम यूनिट। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और इसको बताते हैं काम करना है। अब देखो EU में जो मेन पार्ट क्या है, देखो AX BX CX DX, ये क्या है, 16 बिट के जो है, 16 बिट के जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं। 16 बिट के क्या हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर हैं। ये 4 है, और इनको अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। AH मतलब हायर, जो ये जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, AH और AL इसको डिवाइड करके भी यूज कर सकते हैं और एक साथ भी यूज कर सकते हैं। ये जो जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, ये प्रोग्रामर के लिए होते हैं। प्रोग्रामर इसे डायरेक्ट कोड में यूज कर सकता है और यहाँ पे अपना डेटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, डेटा अपना स्टोर कर सकता है। तो ये जनरल पर्पज जो रजिस्टर्स होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस के दौरान माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, अपना डेटा यहाँ पे स्टोर करता है, अपना डेटा क्या स्टोर करता है।
और ये प्रोग्रामर भी डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्रामर क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें 4 जो हैं ये जनरल पर्पज रजिस्टर हैं। अब देखो ये क्या है, एसपी स्टैक पॉइंटर, ये 16 बिट है। बीपी इसका मतलब है बेस पॉइंटर, ये भी 16 बिट है। एसआई फॉर सोर्स इंडेक्स, ये भी 16 बिट है। डीआई फॉर डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये भी 16 बिट है। और एएलयू अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, तो आप जानते ही हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, एएलयू के द्वारा परफॉर्म होते हैं। ये जो यहाँ से मिलता है ये दो ऑपरेंड होते हैं, दो ऑपरेंड होते हैं। यहाँ से इसका रिजल्टेंट है, तो यहाँ से इसका रिजल्ट मिलेगा और जाकर स्टोर होगा, जाकर जहां हम स्टोर करना चाहते हैं वहां स्टोर होगा। वैसे AX में स्टोर होता है, ठीक है, मोस्टली क्या है AX में स्टोर होगा। अब देखो क्या है, ये बाई डायरेक्शनल बस है यानी डेटा बस है, कुछ यूनिडायरेक्शनल बस है, कुछ बाई डायरेक्शनल बस है। तो डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल बस होती है। यूनिडायरेक्शनल बस जो है या तो एक बार में ही डेटा वहां से जाना है, ठीक है, दोबारा वहां, मतलब दोनों डायरेक्शन में। जैसे जो बस है ये बस क्या कर सकती है, दोनों मतलब डेटा यहाँ से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी आ सकता है। ये बाई डायरेक्शनल बस है, ये बाई डायरेक्शनल बस, ये यूनि डायरेक्शनल बस, ठीक है, ये यूनि डायरेक्शनल बस। और ये जो बस है ये इंटरनल बस है। ये क्या है, इंटरनल बस है, ये इंटरनल बस। दूसरी बात, ये जो क्यू है 16 बिट बाइट का जो क्यू है 1 2 3 4 5 6, ये क्या करता है कि जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करता है, प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करता है, तो ये 6 बाइट को क्या करता है, फेच करके इस क्यू में रख लेता है। आपने स्टैक का नाम सुना है, तो स्टैक काम करता है लीफो, स्टैक काम करता है लीफो पे, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस पे काम करता है स्टैक, स्टैक पॉइंटर। और जो क्यू होता है, जो क्यू होता है, क्यू काम करता है, ये काम करता है लास्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो है ये इस पे काम करता है क्यू। स्टैक में भी अरेंजमेंट फॉर्म में डेटा होता है, क्यू में भी अरेंज डेटा होता है, लेकिन क्यू काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लिफो काम करता है, लिफो काम करता है, सॉरी, स्टैक पॉइंटर जो काम, स्टैक जो होता है वो काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब ऐसा समझ लो कि जो है ये क्यू है और ये ऐसे ऐसे डेटा आएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा और ऐसे ऊपर से आएगा और इधर से निकलता हुआ चला जाएगा। लेकिन जो स्टैक है उसमें डेटा यहाँ से आएगा और यहाँ से वापस जाएगा, ठीक। तो ऐसा समझ लो ये क्यू है। तो ये आपका 8086 का आर्किटेक्चर है, 8086 का आर्किटेक्चर है। और यहाँ से क्या होता है, मेमोरी इंटरफेस होता है, मेमोरी इंटरफेस। तो जो भी आपके जो है प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं। प्रोग्राम्स जो भी होते हैं वो मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है, परमानेंट मेमोरी में। अब ऐसा समझ लो कि व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप क्या है, एक प्रोग्राम है। व्हाट्सएप क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो वो सारे मतलब कई सारे इंस्ट्रक्शंस से मिलके बना, कई सारे इंस्ट्रक्शंस से मिलके बना। वो आपके किस मेमोरी में स्टोर हुए, वो परमानेंट मेमोरी में। परमानेंट मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब पावर कट भी हो जाए, आप स्विच ऑफ भी कर दें तब भी वो डेटा नहीं जाएगा। वो किसमें स्टोर है, आपके फोन के परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। तो जो भी प्रोग्राम होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, आपके मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो ये है मेमोरी इंटरफेस। ये क्या है, मेमोरी इंटरफेस। और जब हम उन प्रोग्राम्स को क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने का मतलब है जब हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं तो व्हाट्सएप का एक आइकन बना होता है, हम वहां पे टैप करते हैं, वो आइकन एक एड्रेस होता है, हमें दिखता है आइकन है, लेकिन जब हम उसको टैप करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस मिल जाता है।
माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस मिल जाता है और फिर वो जो है आपका जो व्हाट्सएप स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी से, मतलब रोम में, वो रोम से उठ के आता है रैम में, रोम से उठ के आता है रैम में। रैम क्या होता है? रैम फास्ट होता है और माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो है जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन करता है, जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन करता है। तो जब हम उसको क्या करते हैं, टाइप करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। जितना अच्छा फोन होता है उतना जल्दी जो है वो प्रोसेस हो जाता है, उतना जल्दी प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि आज के जो टाइम के जो माइक्रो प्रोसेसर हैं बहुत जल्दी काम करते हैं, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जस्ट 1 सेकंड में करते हैं, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जस्ट 1 सेकंड में करते हैं, तो बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाता है। तो वैसा ही अब 8086 जो आर्किटेक्चर है, इसके हर पॉइंट को हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके समझेंगे। ये भी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ठीक है। तो अब इसमें हर चीज को हम समझेंगे। ये जो BIU है, बस इंटरफेस यूनिट, EU है एग्जीक्यूशन यूनिट, सबको वन बाय वन करके जो है हम समझेंगे। तो ये क्या है, स्टैक सेगमेंट है। ये क्या है, स्टैक सेगमेंट्स हैं। 1 2 3 4 4 सेगमेंट्स हैं। IP फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, IP फॉर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है। तो इसको वन बाय वन करके हम समझते हैं, ठीक। तो जो है यह 80, देखो सबसे पहले बस इंटरफेसिंग यूनिट, कौन सी? बस इंटरफेसिंग यूनिट। तो इसमें हम इसको पढ़ें, इसमें देखेंगे क्या होता है। यह 8085 का एक्सटर्नल मेमोरी और आईओ डिवाइस से क्या करता है, इंटरफेस करवाता है। इंटरफेस का मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश करवाता है, इंटरफेस का मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश करवाता है। तो यह जो है, यह बस साइकिल, यानी बस साइकिल, बस साइकिल मतलब मशीन साइकिल के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करता है। इसका मतलब है यह मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच में क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। यह क्या करता है, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के बीच में क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करवाता है। ये लिखा है, क्या करवाता है, डेटा ट्रांसफर करवाता है। और मेमोरी से क्या करता है, रीड करता है या वहां राइट करता है। रीड करता है, रीड का मतलब मेमोरी से पढ़ना, और वहां पे राइट करना मतलब माइक्रो प्रोसेसर है वहां से डेटा को उठाकर मेमोरी में स्टोर करना। और आईओ से क्या करता है, डेटा को रीड करना, मतलब इनपुट आउटपुट से डेटा माइक्रो प्रोसेसर में लाना और माइक्रो प्रोसेसर से डेटा इनपुट आउटपुट पे ले जाना, ठीक। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और मशीन साइकिल्स इसलिए बोला गया कि देखो क्या हुआ, फेच हुआ, डेटा फेच, एग्जीक्यूट, उसमें जो काम हो रहा है वो मशीन साइकिल्स में काम हो रहा है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो काम करता है वो क्लॉक साइकिल्स पे करता है, क्लॉक साइकिल्स पे, ठीक है, क्लॉक साइकिल्स पे काम करता है। तो हम मतलब देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने में कितने साइकिल्स लगे। ये आप में वैसे अब रह नहीं गया टॉपिक, वैसे होता था टाइमिंग एंड क्लॉक साइकिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक था। इसमें हम देखते थे कि एक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म होने में 1 साइकिल लगा, 2 साइकिल लगा, 3 साइकिल लगा या 5 साइकिल लगा। जितनी साइकिल्स लगती थी उनको हम कैलकुलेशन करते थे, उस हिसाब से हम बता पाते थे कि कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने में कितना समय लगेगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने में कितना समय लगेगा। अब देखो जो BIU है, यानी बस इंटरफेस यूनिट, वो क्या कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये जो नीचे दिए गए फंक्शंस हैं ये परफॉर्म करता है। तो पहला फंक्शन है ये, मेमोरी एक्सेस करने के लिए हमें 20 बिट फिजिकल एड्रेस चाहिए। वो फिजिकल एड्रेस कौन जनरेट करता है, BIU, बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट जो क्या करता है, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। दूसरा काम क्या करता है, यह मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस फेच करता है। यह मेमोरी से क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस फेच करता है, ठीक है। और उस इंस्ट्रक्शंस को फेच करके क्या करता है, क्यू में स्टोर करता है। जो 16 बाइट का क्यू है, 16 बाइट का मतलब 16 बाइट को वो क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो वो 16 बाइट
इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है और क्यू में क्या करता है, स्टोर करता है। तीसरा काम क्या करता है, ये मेमोरी और आईओ से उनके मेमोरी और इनपुट आउटपुट से, ठीक है, से क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करता है, मतलब वहां से या उनके लिए, ठीक, आईओ से और उनके लिए मतलब माइक्रो प्रोसेसर से, माइक्रो प्रोसेसर से आईओ में, आईओ या मेमोरी में, या मेमोरी आईओ से इनपुट मतलब माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये तीसरा काम हो गया। और ये 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू का उपयोग करके पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करता है। पाइपलाइनिंग का मतलब है एग्जीक्यूशन और फेच, फेच एंड एग्जीक्यूट बोथ आर सेम टाइम, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब एग्जीक्यूट भी हो रहा है, फेच भी हो रहा है, फेच भी हो रहा है, एग्जीक्यूट भी हो रहा है, फेच भी हो रहा है, एग्जीक्यूट, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। मतलब ऐसा समझ लो कि एक बार में पहले डेटा लेकर आएगा, रखेगा, फिर उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करने के बाद फिर फेच करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। हम ऐसा कर सकते हैं कि वहां ये हम फेच भी कर सकते हैं और साथ साथ एग्जीक्यूट कर भी कर सकते हैं। ये संभव है पाइपलाइनिंग से, ये संभव है पाइपलाइनिंग से। तो ये जो है काम कौन करता है, BIU, मतलब बस इंटरफेस यूनिट, बस इंटरफेस यूनिट। अब इसके बाद हम चलते हैं, जो बस BIU के मुख्य कंपोनेंट हैं वो हैं सेगमेंट रजिस्टर, वो हैं सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है, 4 हैं सेगमेंट रजिस्टर। तो इनको अब देखते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं। तो CS फॉर है कोड सेगमेंट, CS फॉर कोड सेगमेंट रजिस्टर, कोड सेगमेंट रजिस्टर। तो देखो ये लिखा है, इस CS रजिस्टर यानी कोड सेगमेंट का बेस एड्रेस रखता है, का बेस एड्रेस रखता है। तो सभी प्रोग्राम्स जो होते हैं कोड सेगमेंट में स्टोर किए जाते हैं, सभी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ स्टोर किए जाते हैं, कोड सेगमेंट में स्टोर किए जाते हैं। और कोड सेगमेंट को 10H से, 10H, H फॉर हेक्साडेसिमल, 10H से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके कोड सेगमेंट का 20 बिट फिजिकल एड्रेस प्राप्त करते हैं। कितना, 20 बिट का फिजिकल एड्रेस प्राप्त करते हैं। जैसे अगर कोड सेगमेंट में स्टोर है 4321H, तो क्या करेगा, ये कोड सेगमेंट जो है 10H से मल्टीप्लाई होगा, 10H से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू ये क्या आएगा, 43210, ठीक है, ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। ये कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस है। कोड सेगमेंट का कैसा है बेटा, स्टार्टिंग एड्रेस, कोड सेगमेंट का कैसा एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है। जो भी प्रोग्राम्स स्टोर हैं किसमें स्टोर है, सेगमेंट में, ठीक है, जो भी प्रोग्राम्स स्टोर हैं वो कोड सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर है। और अब उनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए। वो कितना, कितने का चाहिए, 20 बिट का चाहिए। तो 20 बिट का जो एड्रेस है, ठीक है, वो कैसे फिजिकल एड्रेस जनरेट हो, जो CS में स्टोर डेटा है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर वो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस बन जाएगा। वो जो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस होगा वो कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस है, वो कोड सेगमेंट का कैसा है, स्टार्टिंग एड्रेस। इसके बाद देखो DS, DS फॉर है, DS फॉर डेटा सेगमेंट, ये लिखा है DS रजिस्टर। तो इसमें डेटा सेगमेंट है, तो ये क्या करता है, डेटा सेगमेंट का बेस एड्रेस रखता है, डेटा सेगमेंट का बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस। अब इससे क्या करते हैं, 10H से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेटा सेगमेंट का 20 बिट फिजिकल एड्रेस प्राप्त किया जाए। जैसे इसमें डेटा सेगमेंट में 4321H है, तो DS को मल्टीप्लाई कर देंगे, DS को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तब ये मिल जाएगा 43210H। ये डेटा सेगमेंट का क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस है, डेटा सेगमेंट का क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस है। इसके बाद SS स्टैक सेगमेंट, SS फॉर स्टैक सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट।
तो स्टैक सेगमेंट का बेस एड्रेस रखता है, ये क्या करता है, स्टैक सेगमेंट का क्या करता है, बेस एड्रेस रखता है। अब इसे 10h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्टैक सेगमेंट का 20 बिट का फिजिकल एड्रेस प्राप्त हो जाता है। तो 20 बिट का फिजिकल एड्रेस प्राप्त हो जाता है। जैसे ये 4321 जो है, इसमें इसका बेस एड्रेस है, तो स्टैक पॉइंटर को क्या करेंगे, स्टैक पॉइंटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये थोड़ा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 43210H। ये क्या है, स्टैक सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस है, स्टैक सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस। तो अब ईएस क्या है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट है। एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या करता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट का बेस एड्रेस रखता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट, कुछ भी एक्स्ट्रा होता है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये रिजर्व है। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या करता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट का बेस एड्रेस रखता है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करके 20 बिट का फिजिकल एड्रेस प्राप्त किया जाता है। तो इसमें भी ऐसा है, तो 10 से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 10 से बेटा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 बिट का जो है 20 बिट का बन गया, सॉरी, तो ये 20 बिट का बन गया फिजिकल एड्रेस। ये यहाँ जो है करेक्ट कर लो, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस है, एक्स्ट्रा सेगमेंट का क्या है, स्टार्टिंग है। तो ये सेगमेंट रजिस्टर हो गए। अब देखो सेगमेंट रजिस्टर्स के बाद जो है, सेगमेंट रजिस्टर्स के बाद जो है आईपी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो इस ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है बेटा, ये 16 बिट का रजिस्टर है, ये एक 16 बिट का क्या है, रजिस्टर है। यह कोड सेगमेंट में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के ऑफसेट को क्या करता है, स्टोर करता है। यह कोड सेगमेंट में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के ऑफसेट को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, जो भी कोड सेगमेंट में रजिस्टर होगा, कोड सेगमेंट में क्या है, कोड सेगमेंट में जो भी होगा, ठीक है, कोड सेगमेंट में, तो उसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होना है उसका ऑफसेट क्या होगा, ऑफसेट एड्रेस कहीं तो होना चाहिए ना, तो वो इसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है, ये क्या होता है, कोड सेगमेंट इंटू इंटू 10, कोड सेगमेंट इंटू 10, तब तो 20 बिट का बनेगा, ये 20 बिट का, और प्लस में जो आईपी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इन दोनों को क्या करके ऐड करके कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको ये वाली लाइन एकदम परमानेंट दिमाग में स्टोर रखनी है। ठीक है, आप में क्या है, इंट्रोडक्शन है तो उतना ज्यादा नहीं, अदरवाइज ये बीटेक वगैरह में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका एड्रेस कैसे निकालते हैं। तो हर इंस्ट्रक्शन बाइट फेच होने के बाद आईपी को इंक्रीमेंट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन बाइट, हर इंस्ट्रक्शन बाइट फेच होने के बाद एक बाइट जैसे ही फेच होगी, आईपी क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आईपी का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब भी ब्रांच होता है तब आईपी को न्यू वैल्यू मिलती है, जब भी क्या होता है, ब्रांच होता है, आईपी को क्या मिलता है, न्यू वैल्यू मिलती है। तो ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का काम हो गया। आई थिंक थोड़ा सा समझ आया होगा। आप देखो क्या है, एड्रेस जनरेशन सर्किट, क्या है, एड्रेस जनरेशन सर्किट। तो ये एड्रेस जनरेशन सर्किट क्या करता है, देखो, बस इंटरफेस यूनिट में, बस इंटरफेस यूनिट में एक फिजिकल एड्रेस जनरेशन सर्किट होता है, फिजिकल एड्रेस जनरेशन सर्किट होता है। यह सेगमेंट और ऑफसेट एड्रेस का उपयोग करके 20 बिट का जो है फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है, 20 बिट का क्या करता है, फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। और इस फार्मूला का यूज करते हैं, कौन सा फार्मूला, सेगमेंट एड्रेस इंटू 10 प्लस में ऑफसेट एड्रेस, सेगमेंट एड्रेस इंटू 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस। इससे क्या होता है कि फिजिकल एड्रेस मिल जाता है, इससे क्या होता है, फिजिकल एड्रेस मिल जाता है। अब देखो आगे चलते हैं,
ये एड्रेस जनरेशन सर्किट हो गया। अब इसके बाद जो है 6 बाइट का प्रीफेच क्यू, ये क्या करता है 6 बाइट को उनके पहले ही फेच कर लेता है। तो यह 6 बाइट का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, रैम है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रैम है, जिसे पाइपलाइनिंग इंप्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते समय नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, फेच करना पाइपलाइनिंग कहलाता है। करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना पाइपलाइनिंग कहलाता है। ये किससे पॉसिबल है, क्यू से पॉसिबल है। ये जो क्यू इसमें 6 बाइट का लगा हुआ है, अदरवाइज ये क्यू ना हो तो क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा। और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर यदि काम ना करे तो क्या होगा, तो भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं वो 1 बाय 1 करने हैं, लाइन बाय लाइन करने हैं। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज कोई काम पहले हो जाएगा और कोई काम बाद में होगा। ठीक है, कोई काम पहले हो जाएगा, कोई काम बाद में होगा। मान लो कि हम मैसेज भेज रहे हैं किसी को, भेज पहले दें और टाइप बाद में करें तो कैसे काम चलेगा। या लिख दें कि हेलो आई एम राम, ऐसा तो राम पहले जाए, आई एम बाद में जाए, और हेलो देखो राम पहले चला जाए फिर आई एम फिर हेलो, तब तो बिगड़ जाएगा। तो क्या है, उनको मैनर्ड रहना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो जो सबसे पहले आई है वो सबसे पहले जानी भी चाहिए। ठीक तो 6 बाइट को ये क्या करता है कि पहले ही क्यू अपने पास रखता है, उनको बारी बारी से माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट होने के लिए देता रहता है। तो जो बस इंटरफेस यूनिट में कोड सेगमेंट से नेक्स्ट 6 इंस्ट्रक्शंस बाइट फेच कराता है, उन्हें क्यू में स्टोर किया जाता है। जो बस इंटरफेस यूनिट है, कोड सेगमेंट से नेक्स्ट 6 बाइट इंस्ट्रक्शंस क्या करता है, फेच करवाता है, उन्हें कहाँ स्टोर किया जाता है, उन्हें क्यू में स्टोर किया जाता है। यही इसी क्यू में स्टोर किया जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और एग्जीक्यूशन यूनिट क्यू से इंस्ट्रक्शंस को रिमूव करके एग्जीक्यूट करता है, वहां से इंस्ट्रक्शन ले लेता है और उन्हें क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो क्यू को तब रिफिल किया जाता है जब कम से कम 2 बाइट क्या हो, इम्पटी हो, कम से कम 2 बाइट खाली हो जाए। क्योंकि जो भी इसमें, क्योंकि डेटा जो है 16 बिट का है, तो उसमें 2 बाइट लगेंगी। तो एक इंस्ट्रक्शन आने के लिए हमें क्यू में जगह चाहिए 2 बाइट्स की। एक इंस्ट्रक्शन आने के लिए हमें जगह चाहिए 2 बाइट्स की, 2 बाइट्स की जगह चाहिए। तो इसलिए तब तक रिफिल नहीं किया जाएगा क्यों, जब तक कम से कम 2 बाइट्स की जगह ना हो, क्योंकि 8086 में 16 बिट क्या होता है, डेटा बस होता है, यही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जो है चलते हैं हम आगे। तो अब देखो, पाइपलाइनिंग जो करते हैं, पाइपलाइनिंग से माइक्रो प्रोसेसर की एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। पाइपलाइनिंग से क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखो, पाइपलाइनिंग तब फेल हो जाती है जब ब्रांच होता है, क्योंकि प्री फेस्ड इंस्ट्रक्शंस अब यूजफुल नहीं रहते। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जब क्या होता है, ब्रांच होता है, ठीक है, ब्रांच होता है तब क्या होता है, क्योंकि प्री फेस्ड इंस्ट्रक्शन अब यूजफुल नहीं रहते, तो ये पाइपलाइनिंग फेल हो जाती है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये फेल कब होती है। इसलिए जैसे ही 8086 ब्रांच ऑपरेशन डिटेक्ट करता है, वह पूरी क्यू को क्लियर या डिस्कार्ड कर देता है। पूरी क्यू को क्या कर देता है, या तो क्लियर कर देगा या डिस्कार्ड कर देगा। जो भी क्यू में इंफॉर्मेशन होगी वो सब हटा देगा जैसे ही ब्रांच ऑपरेशंस आते हैं।
अब ये ब्रांच ऑपरेशंस क्या होते हैं, अभी जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब वहां इसको और अच्छे से समझाएंगे। अभी समझ लो कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन आते ही, ब्रांच ऑपरेशन आते ही क्या होता है, पाइपलाइनिंग फेल हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, इसको पाइपलाइनिंग हमारी फेल ना हो, इसलिए जैसे ही ब्रांच ऑपरेशन 8086 में आते हैं, क्या करते हैं, क्यू को क्लियर कर देते हैं। क्यू को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ये जो पॉइंट लिखे ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अदरवाइज मैं लिखता नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता। ठीक है, अब क्या करता है, अब न्यू लोकेशंस ब्रांच एड्रेस, न्यू लोकेशन यानी ब्रांच एड्रेस से नेक्स्ट 6 बाइट क्या फेच किए जाते हैं और क्यू में स्टोर किए जाते हैं, और पाइपलाइनिंग कंटिन्यू होता है। पाइपलाइनिंग कंटिन्यू होता है। तो ये आपका यहां तक क्यू है। अब देखो क्या है, एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट हमने क्या किया, BIU को पूरा कवर कर लिया। अब यहां से हम पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूशन यूनिट में कौन कौन से टर्म है और कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये लिखा है, ये लिखा है, यह BIU में क्यू से इंस्ट्रक्शंस फेच करता है। यह क्या करता है, BIU, BIU में, BIU मतलब बस इंटरफेस यूनिट में क्या है, क्यू है, उसमें 6 बाइट के इंस्ट्रक्शन क्या होकर क्या मेमोरी से फेच होके आ गए। अब वहां से जो है इंस्ट्रक्शंस को फेच करना है, ठीक है, फिर उन्हें डिकोड करना है और फिर उसे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारा काम कौन करेगा, ये काम करेगा आपका एग्जीक्यूशन यूनिट। तो यह क्या करता है, यह BIU बस इंटरफेस यूनिट में क्यू से इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, उन्हें डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये हो गया पॉइंट पहला। अब दूसरा पॉइंट क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अर्थमेटिक, लॉजिकल और इंटरनल डेटा ट्रांसफर का ऑपरेशन करता है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर जो 8086 है उसके अंदर अर्थमेटिक, लॉजिकल और इंटरनल डेटा ट्रांसफर्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो कौन परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट ये दूसरा काम करता है। तीसरा काम क्या करता है, एक्सटर्नल मॉड्यूल को क्या करता है, एक्सेस करने के लिए BIU बस इंटरफेस यूनिट को रिक्वेस्ट सिग्नल भेजता है कि आप उसको क्या करो, क्या करो, एक्सेस करो। अब देखो ये लास्ट पॉइंट क्या करता है, यह टी स्टेट यानी क्लॉक साइकिल्स के अनुसार काम करता है और बस इंटरफेस यूनिट द्वारा किए जा रहे मशीन साइकिल्स पर क्या करता है, निर्भर रहता है, सॉरी निर्भर नहीं करता। बस इंटरफेस यूनिट अलग काम कर रहा है और साथ ही साथ ये अलग काम कर रहा है। इसकी जो मशीन साइकिल्स हैं वो डिपेंड नहीं करती। ये इसका लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, एग्जीक्यूशन यूनिट। ये सब काम कौन करता है, एग्जीक्यूशन यूनिट। आप देखो इसके आगे बढ़ते हैं, तो एग्जीक्यूशन यूनिट्स के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, अब ये देखो इसमें मेन कंपोनेंट कौन कौन से, जनरल पर्पज रजिस्टर्स। तो ये चार जो है 16 बिट के जो है जनरल पर्पज रजिस्टर हैं, AX, BX, CX और DX। ठीक है, अब इन जो चार जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं, तो ये प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम्स के दौरान वैल्यूज को स्टोर करने के लिए उपलब्ध होते हैं। जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो प्रोग्रामर यहाँ अपनी वैल्यूज को क्या करता है, स्टोर करता है, उसके लिए उपलब्ध होते हैं। और इनको प्रत्येक दो 8 बिट रजिस्टर्स में भी डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे, AX को जब डिवाइड करेंगे तो AH और AL में डिवाइड हो जाएगा। BX को जब डिवाइड करेंगे BH और BL में डिवाइड हो जाएगा। H फॉर हायर मतलब A हायर 8 बिट और A लोअर, लोअर 8 बिट, हायर 8 बिट। ठीक है, तो ये H फॉर हायर, L फॉर लोअर, तो BH BL। ठीक है, और D C भी ऐसे डिवाइड हो जाएगा और D भी ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होता है, डिवाइड हो, इनके जनरल यूज के अलावा इन रजिस्टर्स को क्या किया गया है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी परफॉर्म करने होते हैं। अब वो देखते हैं, जैसे AX, AX कितने बिट का है, 16 बिट का रजिस्टर है। AX कितने बिट का है, 16 बिट।
तो यह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस के दौरान ऑपरेंड्स और रिजल्ट को क्या करता है, अपने अंदर रखता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन के दौरान ऑपरेंड्स और रिजल्ट्स को कौन स्टोर रखता है, ए। ठीक है। इन और आउट इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करके सभी इनपुट आउटपुट डेटा ट्रांसफर ए रजिस्टर AL या AH या AX का उपयोग करके करते हैं। ठीक है। जितने भी इन आउट इंस्ट्रक्शंस, इन आउट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे उनमें कौन यूज होगा, ए रजिस्टर। ये आपको याद रखना है। यह स्ट्रिंग ऑपरेशंस के दौरान एक्यूमुलेटर के रूप में भी काम करता है। एक्यूमुलेटर के रूप में ये काम करता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ए जो रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर AX, उसका सबसे ज्यादा काम है। आप देखो ऐसे ही बी, यह इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मेमोरी एड्रेस यानी ऑफसेट एड्रेस को क्या करता है, अपने अंदर रखता है। CX क्या करता है, लूप, रोटेट, शिफ्ट और स्ट्रिंग ऑपरेशंस जैसे इंस्ट्रक्शंस के लिए काउंट रखता है। ठीक है, के लिए काउंट रखता है। इसका अपना स्पेसिफिक काम हो गया। अब देखो डी रजिस्टर जो है, इसका उपयोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दौरान 32 बिट वैल्यूज को रखने के लिए AX के साथ जो है इसका भी काम किया जाए। AX में मतलब 20 बिट वहां हो गई, अब 20 बिट से जैसे ही ज्यादा होगा वो कहाँ आ जाएगा, डी में। ठीक है, तो डी है, AX के साथ किया जाता है। इसका उपयोग इनडायरेक्ट IO इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग मोड में IO पोर्ट के एड्रेस को रखने के लिए इसका DX का यूज किया जाता है। तो इनका सबका अपना मेन काम भी है। ठीक है, इनका अपना मेन काम भी है। आप देखो कुछ स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। इसमें जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर क्या होता है, जो इसमें रजिस्टर्स यूज किए गए हैं उनका एक स्पेशल पर्पज है। उनका क्या है, एक स्पेशल पर्पज है। तो सबसे पहले ये स्टैक पॉइंटर एक 16 बिट का क्या है, रजिस्टर है। तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, जो स्टैक के टॉप का ऑफसेट एड्रेस रखता है। स्टैक के टॉप का क्या करता है, ऑफसेट एड्रेस रखता है। ये टॉप अप ऑफ मतलब ये टॉप जो स्टैक होता है, स्टैक है, स्टैक के टॉप का ऑफसेट एड्रेस कौन रखता है, स्टैक पॉइंटर रखता है। तो स्टैक मेमोरी लोकेशंस का एक सेट है जो लीफो तरीके से ऑपरेट करता है। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब स्टैक सेगमेंट में मेमोरी में प्रेजेंट होता है। ये स्टैक जो होता है स्टैक सेगमेंट के मेमोरी में ये प्रेजेंट होता है। ये क्या है कि मेमोरी में प्रेजेंट होता है। यह पुश पॉप, यह कौन कौन से ऑपरेशन करता है, पुश ऑपरेशन, ठीक है, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, कॉल ऑपरेशन, रिटर्न ऑपरेशन, ये सब कहाँ परफॉर्म होते हैं। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शंस के दौरान जो है आपका जो है स्टैक पॉइंटर यूज किया जाता है। इन इंस्ट्रक्शंस के दौरान जो है स्टैक पॉइंटर का यूज किया जाता है। अब इसके बाद देखो बेस पॉइंटर है। तो बेस पॉइंटर स्टैक सेगमेंट में किसी भी लोकेशन का ऑफसेट एड्रेस रख सकता है। स्टैक सेगमेंट में किसी भी लोकेशन को ऑफसेट एड्रेस रख सकता है। यह स्टैक के रैंडम लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो कि आपका स्टैक है, उसमें मल्टीपल जगह पे डिफरेंट वैल्यूज स्टोर हैं। अब हमको रैंडम वैल्यूज को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो उन रैंडम वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं बेस पॉइंटर का। हम किसका यूज करते हैं, बेस पॉइंटर का। बेस पॉइंटर को हम वो रैंडम लोकेशंस दे देंगे, तब वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर स्टैक पॉइंटर में क्या रैंडमली उसको एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज स्टैक जो है रैंडमली एक्सेसिबल नहीं है, अदरवाइज वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे ही काम करेगा। तो हम क्या करते हैं उसको रैंडम एक्सेस के लिए क्या कर लेते हैं, बेस पॉइंटर में उन वैल्यूज को रख देते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ। अब देखो इसके बाद जो है सोर्स इंडेक्स, ये भी कितने बिट का है बेटा, ये भी 16 बिट का है। सोर्स इंडेक्स कितने बिट का है, 16 बिट। तो यह आमतौर पर डेटा सेगमेंट के लिए ऑफसेट एड्रेस रखने के लिए यूज किया जाता है।
लेकिन सेगमेंट ओवरराइडिंग का यूज करके अन्य सेगमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेगमेंट ओवरराइडिंग का यूज करके अन्य सेगमेंट के लिए भी सोर्स इंडेक्स का यूज किया जा सकता है। अदरवाइज ये क्या करता है, डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस को रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्या है, आमतौर पर डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस को रखता है, लेकिन सेगमेंट ओवरराइडिंग का यूज करके अन्य सेगमेंट का भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें उसका एड्रेस हम इसमें रख सकते हैं। या स्ट्रिंग ऑपरेशंस के दौरान डेटा सेगमेंट में सोर्स डेटा का ऑफसेट एड्रेस रखता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना। या स्ट्रिंग ऑपरेशंस के दौरान डेटा सेगमेंट में सोर्स डेटा का ऑफसेट एड्रेस रखता है। ठीक है, सोर्स डेटा का क्या करता है, ऑफसेट एड्रेस रखता है। ठीक, तो ये सोर्स इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो स्पेशल पर्पज कौन कौन से हो गए, स्टैक पॉइंटर हो गया, बेस पॉइंटर हो गया, सोर्स इंडेक्स हो गया, और बेस पॉइंटर हो गया, सोर्स इंडेक्स हो गया। ये तीन, हाँ तीन हुए। ठीक, अब इसके बाद जो है सोर्स इंडेक्स के बाद जो है डेस्टिनेशन इंडेक्स क्या करता है, सोर्स इंडेक्स। ठीक है, सोर्स इंडेक्स के बाद जो है डेस्टिनेशन इंडेक्स क्या करता है, तो ये डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है आमतौर पर जो है एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए ऑफसेट एड्रेस रखने के लिए यूज किया जाता है। आमतौर पर क्या करता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस को रखता है, लेकिन सेगमेंट ओवरराइडिंग का यूज करके अन्य सेगमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, ये भी वही काम। और स्ट्रिंग ऑपरेशंस के दौरान एक्स्ट्रा सेगमेंट में डेस्टिनेशन का ऑफसेट एड्रेस रखता है। ठीक है, ऐसा समझ लो कि सोर्स इंडेक्स क्या कर रहा था, सोर्स इंडेक्स जो है डेटा सेगमेंट के लिए ऑफसेट एड्रेस रख रहा था। ठीक है, और एक्स्ट्रा, और ये डेस्टिनेशन इंडेक्स क्या करता है, एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए ऑफसेट एड्रेस रखता है। लेकिन सेगमेंट ओवरराइडिंग करके हम किसी भी सेगमेंट का जो है ऑफसेट एड्रेस इसमें रख सकते हैं, सेम काम उसमें भी कर सकते हैं। और स्ट्रिंग ऑपरेशन के दौरान एक्स्ट्रा सेगमेंट में डेस्टिनेशन का ऑफसेट एड्रेस रखता है। ठीक है, ये होगा। अब देखो एएलयू क्या करता है, जितने भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो 16 बिट, ठीक है, वो कौन परफॉर्म करता है, एएलयू परफॉर्म करता है। वो कौन परफॉर्म करता है, एएलयू परफॉर्म करता है। तो इसमें एक 16 बिट एएलयू है, या 8 और 16 बिट अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को क्या, दोनों को क्या करता है, ये परफॉर्म कर सकता है। अब देखो इसके बाद जो है ये ऑपरेंड रजिस्टर है, यह 16 बिट का रजिस्टर है, जिसे कंट्रोल रजिस्टर द्वारा ऑपरेंड को टेम्परेरीली मतलब कुछ समय के लिए हम ऑपरेंड, ये क्या करता है, 16 बिट का एड्रेस है जिसे कंट्रोल रजिस्टर द्वारा ऑपरेंड को टेम्परेरी रूप से रखने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रोग्रामर्स को अवेलेबल नहीं होता, ये प्रोग्रामर्स को अवेलेबल नहीं होता। इसके बाद दो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, एग्जीक्यूशन यूनिट क्यू से एक ऑपकोड को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में फेच करता है, एक ऑपकोड को क्यू से लेकर आता है और उसे रखता है कुछ समय के लिए क्या, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक, अब इंस्ट्रक्शन डिकोडर इससे क्या करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूशन के लिए कंट्रोल सर्किट को इंफॉर्मेशन भेजता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। अब तो फ्रेंड्स ये हमारा आर्किटेक्चर यहाँ पे लगभग कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है ये बचा कि फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, जो 16 बिट का होता है। फ्लैग रजिस्टर बताता है एएलयू का जो आपका रिजल्ट आता है उसका स्टेटस क्या होगा। तो इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ TCL।